जय हिंद। मैं हूं दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज बात करेंगे 1965 की जंग की। 1965 की जंग की बात जब भी होती है तब क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आपको पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से देखने सुनने को मिलते हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो ये मानता है कि वो इस जंग में विजयी हुआ और 6 सितंबर को वो अपना एक डिफेंस डे मनाता है, और वहीं हिंदुस्तान मानता है कि हिंदुस्तान ने इस जंग को जीता। तो कौन असल में जीता, कौन असल में हारा, इसका लास्ट में आपको समझ में आएगा जब ये मैं पूरा बही खाता आपके सामने रखूंगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ के नहीं जाएंगे, सरसरी तौर पर उसका जिक्र करेंगे, उसका रेलेवेंस निकालेंगे और कंक्लूजन फिर वहाँ से ड्रॉ किया जाएगा। देखिए, ये एक पाकिस्तानी एक कमेंटेटर को मैं सुन रहा था जिसके अंदर वो हवाला देते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ का। उन्होंने कोई किताब लिखी है और उस किताब के अंदर वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को पाकिस्तानी आर्मी के प्लान्स के बारे में आखिर तक नहीं पता था। दरअसल पाकिस्तानी नेवी को भी प्लान्स के बारे में आखिर तक नहीं पता था। और वहीं ये भी कहते हैं कि जनरल अयूब खान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के पक्ष में नहीं था। उनके मिनिस्टर हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके कहने में आकर और ये ऑपरेशन प्लान हुआ और जंग हुई। भुट्टो का ये मानना था कि हिंदू लड़ने की कुव्वत नहीं रखता है और वो मुसलमान है। मुसलमानों ने हिंदुओं पर 1000-1500 साल तक राज किया है और सारी जंगें जो हिंदुओं के ऊपर मुसलमान आक्रांताओं ने थोपी थी वो सारी की सारी जीती उन्होंने, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया और 800 साल तक राज किया। तो करेक्शन, मैंने 1400 साल बोला, 800 साल तक उन्होंने इसके ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। तो उनके अंदर एक बहुत भारी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और उनका ये मानना था कि हिंदू लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसमें इतनी कुव्वत नहीं है। तो इस सारे रिटोरिक और नैरेटिव के चलते अयूब खान ने एक टेस्ट बैटल का प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि रन ऑफ कच्छ में, अगर आप बॉर्डर देखें तो रन ऑफ कच्छ गुजरात का वो मार्शी इलाका है जहाँ पर हाई टाइड में काफ़ी पानी भर जाता है और वहाँ पर ना खेती होती है ना कोई इस तरीके से कोई ठोस ज़मीन है, बट छोटे छोटे आइलैंड हैं वहाँ पर कुछ, और उस तरीके से जहाँ पर बसावट ज़रूर है। वहाँ पर एक टेस्ट बैटल के तौर पर उन्होंने 51 ब्रिगेड ग्रुप को लॉन्च किया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स थी। इसमें आर्मर्ड कॉम्पोनेंट था, पैटर्न टैंक्स थे और बड़ी आसानी से इंडिया के 2 पोस्टों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और काफ़ी बड़े इलाके पर उन्होंने क्लेम का दावा कर दिया। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम्स के तरफ से बीच बचाव हुआ और फिर दोबारा से ज़मीन का बंटवारा हुआ, लेकिन हम इस कहानी में नहीं जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अयूब खान ने ये ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि क्या भारतीय फौजी लड़ने लायक है, वो काबिल है कि नहीं है, क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है। और दूसरा कि इंडिया का पूरा फोकस राजस्थान साउथ और गुजरात नॉर्थ में हो जाए, और जब ये पूरा फोकस यहाँ पे रहे तो वो अपनी खुराफात ऊपर नॉर्थ में कर पाएँ। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी नोट करने वाला है कि इंडिया की बहुत शर्मनाक शिकस्त 1965 की जंग में चाइनीज़ के हाथों हुई थी और इस जंग में मेरा ये मानना है एक्स फौजी होने के नाते कि ये मिलिट्री हार नहीं थी हमारी, ये पॉलिटिकल हार थी, क्योंकि हमें पूरी तरह से खुली छुट्टी नहीं मिली, खुली छूट नहीं मिली, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम नेवी का भी बड़े क्रिएटिव ढंग से इस्तेमाल कर सकते थे, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग थी, हम अगर उसका इस्तेमाल करते तो शायद ये नतीजे ना होते, लेकिन बहरहाल जो नतीजा है वो सबके सामने है और ये बहुत ज़बरदस्त हार हुई और इंडियन आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन मोड में थी।
हमारे पास हथियार बहुत पुराने ज़माने के थे। इन्फेंट्री 303 राइफल वर्ल्ड वॉर 2 की इस्तेमाल करती थी। टैंक हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के शर्मन टैंक्स थे, और ब्रिटिश टैंक्स थे 1950s के चीफन टैंक्स, और AMX 13 टैंक था, PT 76 लाइट टैंक थे, और इस तरीके के हमारे टैंक्स थे। और इनके मुकाबले अमेरिकन टैंक पैटर्न टैंक था। पैटर्न टैंक एक ऐसा एक वाहिद टैंक था इस इलाके में जो रात के अंदर भी नाइट विजन के साथ ऑपरेशन कर सकता था। मैं बात कर रहा हूँ 1965 की, जब मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे किसी ने नाइट विजन देखा भी नहीं होगा। तो तब उनके पास ये आला किस्म का टैंक था, दुनिया का बेस्ट टैंक माना जाता था। और वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में सेबर जेट्स थे। अगेन दे वर द बेस्ट जेट्स इन द वर्ल्ड। और इनकी खासियत और खसूसियत ये थी कि इनके ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स लगी हुई थी, और इंडिया के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा कोई जहाज नहीं था जिसके ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स हों। इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के ऊपर कैनन्स थी, यानी कि मशीन गन्स थी, और जिनका वो एरियल कॉम्बैट में इस्तेमाल करते थे। वहीं नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के पास में कोई सबमरीन नहीं थी, और वहीं पाकिस्तान नेवी के पास में एक सबमरीन थी जो कि उन्होंने 1963 में अमेरिका से लीज पर ली थी। और इस सबमरीन का नाम था पाकिस्तान नेवल शिप, दैट इज PNS गाजी। और इसका रोल भी क्या रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसकी आगे बात करता हूं। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मोटा मोटी इक्विपमेंट प्रोफाइल था, और आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास बहुत ही सुपीरियर आर्मामेंट्स थे, हथियार थे। और उनका ये आकलन कि इंडिया की फ़ौज अभी शिकस्त खा चुकी है चाइनीज़ से, तो और वो इस लड़ाई को लड़ने के काबिल नहीं है। और ये उनका जो सोच थी ये उनको कहीं ना कहीं ले डूबी, और ये सोच कि हम मुसलमान हैं और हिंदू लड़ नहीं सकता, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शिकस्त का कारण बना। क्योंकि इन्होंने नारा लगाया था कि लाहौर में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जलंधर में हम दोपहर का खाना खाएंगे, और दिल्ली में हम रात का डिनर करेंगे। तो इस नारे के साथ वो चले थे। अब वो देखना होगा कि डिनर किसने कहाँ खाया और नाश्ता किसने कहाँ करा। तो जब इन्होंने गुजरात के अंदर ये चेक कर लिया रन ऑफ कच्छ में कि उनको ऐसा एहसास हुआ कि इंडिया काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट बैटल के अंदर एक तरीके से विजय हासिल करी, और इससे उनके हौसले बहुत बुलंद हो गए। और इस हौसले के चलते इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर 5 अगस्त को लॉन्च कर दिया। इसमें पठान फाइटर्स का इस्तेमाल हुआ, SSG ट्रुप्स का इस्तेमाल हुआ, और बहुत सारे छोटे छोटे लश्कर्स यानी कि टुकड़ियाँ उन्होंने रजौरी और गुलमर्ग के रास्ते कश्मीर घाटी और रजौरी पुंछ के इलाके में दाखिल करी। वहीं कारगिल की जो चोटियां थीं जो श्रीनगर ले हाईवे को ओवरलुक करती थी, एग्जैक्टली जैसा 1999 में हुआ था वैसा ही इन्होंने उस दौरान भी किया और उन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर भुट्टो साहब को लगता था कि, और उन्होंने अयूब खान को बताया, कन्विंस किया कि देखिए कश्मीरी हमारे साथ हैं, और हमारे जब मुजाहिद वहाँ पर जाएंगे तो उनका बहुत भारी इस्तकबाल होगा, और देखते ही देखते पाकिस्तानी सब परचम चांद तारे के साथ श्रीनगर पर लहरा दिया जाएगा, और हम बड़े आसानी से ही वहाँ पर फतेह हासिल कर लेंगे। तो इस से एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, और ये सारे के सारे हमको पता है पाकिस्तानी जनरल, चाहे अयूब खान हो, चाहे वो उनके जनरल याया खान हो या जनरल मूसा हो, ये सारे के सारे विस्की ड्रिंकिंग दारूबाज जनरल थे। तो और भुट्टो साहब भी बड़ी अच्छी दारू वारू विस्की पीते थे, तो अपने दारू में पी के और फड़े मारे और पाडियाँ मारी जैसे पंजाबी में कहते हैं, और फुकरेबाजी के अंदर ये लोग फंस गए। और इन्होंने ये फुकरेबाजी में ये प्लान बना दिया कि वो कुछ नहीं होता यार, हम तो मुसलमान हैं, हम तो रगड़ देंगे। तो जब ये श्रीनगर और करेक्शन जब घाटी में और पुंछ और रजौरी एरिया में पहुंचे तो वहाँ के लोकल लोगों ने इंडियन आर्मी को और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला दी, और कई सारे फाइटर्स इनके जो थे पकड़ कर हवाले किए और इनको पकड़ा। तो जब इनको पता लगा कि यार ये तो धरपकड़ हो रही है और हमारा कोई इस्तकबाल नहीं हो रहा है जैसा बताया गया,
तो ये सारे दौड़ निकले और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और 15 अगस्त को हिंदुस्तान की फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को कारगिल के क्षेत्र में क्रॉस किया और जितनी भी हाइट्स इन्होंने वहां पकड़ी थी उन पर कब्जा कर लिया। और आगे अगर हम घाटी की बात करें तो इंडियन आर्मी क्रॉस कर चुकी थी, उसने यहां भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर दिया और 28 अगस्त को हाजीपीर पास के ऊपर कब्जा कर दिया। हाजीपीर पास के ऊपर कब्जा करने का मतलब था कि अगला निशाना मुजफ्फराबाद हो सकता था और वहीं पुंछ और राजौरी के इलाके को बड़े आसानी से श्रीनगर के साथ में जोड़ा जा सकता था। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हमारी 28 अगस्त को हो गई। अब जब पाकिस्तान ने ये देखा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो चुका है तो अयूब खान को दस्त लग गए और उन्होंने आदेश दिया अपनी फौजों को कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया जाए। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अगर आप नक्शा देखें तो जम्मू कश्मीर का अखनूर शम्ब का इलाका और नीचे आइए तो जम्मू, फिर उसके बाद में पठानकोट, गुरदासपुर। तो यहाँ पे बहुत छोटा लैंड स्पेस हमारे पास है और उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाता है। तो हमारा रेल लिंक, हमारी रोड दिल्ली से जम्मू तक इसी इलाके से गुजरती है। तो अगर इसको आप कट ऑफ कर देंगे तो कोई भी रीइंफोर्समेंट कश्मीर घाटी की तरफ या कश्मीर जम्मू रीजन की तरफ, अखनूर और राजौरी पुंछ की तरफ नहीं जा सकती। तो इस प्लान को लेते हुए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया गया और इन्होंने इनिशियल जो फ्यूरियोसिटी थी इस अटैक की काफ़ी ज़बरदस्त थी और इन्होंने काफ़ी इलाका जो है छम जौड़ियाँ के इलाके के अंदर कैप्चर भी कर दिया। अखनूर थ्रेटन भी हो गया, जम्मू भी थ्रेटन हो रहा था। तो इसी दौरान फटाफट से डिसीजन लिया गया कि इंडिया को इस अटैक को ब्लंट करने के लिए और ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि पूरा जम्मू और कश्मीर इंडिया के मेन लैंड से वो कट जाए, इंडिया ने एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया 6 सितंबर को। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 65 वॉर की हिस्ट्री 6 सितंबर से शुरू होती है और पाकिस्तानी हिस्ट्री के मुताबिक पाकिस्तानी चैन से, सुकून से 6 सितंबर की रात को सो रहे थे और वहीं इंडिया ने उस समय अटैक कर दिया। ऐसा पाकिस्तानी किताबों में लिखा हुआ है, पाकिस्तानी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। लेकिन असल बात यह थी कि इन लोगों ने रन ऑफ कच्छ में पहले युद्ध किया छोटा सा, उसके बाद ऑपरेशनल जिब्राल्टर किया जो फेल हो गया, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इन्होंने लॉन्च किया और उसके काउंटर में आप यहाँ पे इंडिया की रेजिलियंस देखिए, उसकी एक वो क्षमता देखिए कि वो उस चीज को सहते जा रहा है और इतना समय लगा इंडिया को जग के और ये हमला करने का। तो इंडिया ने एक काउंटर ऑफेंसिव प्लान किया और 6 सितंबर को इंडिया ने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर दिया और देखते ही देखते सियालकोट भी थ्रेटन हो गया और लाहौर के दरवाजे तक हिंदुस्तान की फौजें पहुंच गई। तो ये सिचुएशन हुई, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन हुए। इच्छुगल कैनाल पे 3 जाट का ऑपरेशन बहुत ही फेमस है, उसकी बैटल ऑफ डोगराई। और फिर एक बरकी के अंदर बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई 11 सितंबर को और इंडिया की जो फौजों की जो तोपें थी उनके गोले लाहौर एयरपोर्ट तक गिरने लग गए, इतनी नज़दीक हम लोग पहुंच गए। अमेरिका घबरा गया और क्योंकि पाकिस्तान अब एक बहुत मेजर डिजास्टर की तरफ जा रहा था, तो अमेरिकन प्रेशर के चलते यहाँ पर सीज फायर ऐलान हुआ और उसके बाद फिर एग्रीमेंट हुए और हमें अनफॉर्चुनेटली हाजीपीर को वापस देना पड़ा। अब जैसा कि मैंने कहा कि 6 सितंबर को हिंदुस्तान की फौजें लाहौर के गेट पर पहुंच गई थी और वहीं सियालकोट के नज़दीक पहुंच गई थी। फिलौरा में और छाविंदा में एक बहुत भारी लड़ाई हुई और इन लड़ाई में दैट इज सियालकोट थ्रस्ट में 200 टैंक पाकिस्तानी 200 टैंक बर्बाद हुए, 36 टैंक्स वहां पर कैप्चर कर लिए गए। और उधर 8 सितंबर को पाकिस्तान ने इस प्रेशर को, लाहौर के ऊपर जो प्रेशर बन रहा था उसको कम करने के लिए इंडियन फोर्सेस को आउटफ्लैंक किया और खेमकरन सेक्टर से होते हुए उनका ये प्लान था कि वो अमृतसर पर कब्जा कर लें।
तो एक बहुत भारी लड़ाई असल उत्तर में हुई और इस असल उत्तर की लड़ाई में 97 पाकिस्तानी टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए और वहीं 32 भारतीय टैंक्स भी डिस्ट्रॉय हुए। अब 1965 की लड़ाई के अंदर कैजुअलिटीज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के टोटल 4000 सैनिक जो हैं वहां पर मारे गए और वहीं इंडिया की कैजुअलिटी 3000 सैनिकों की थी। तो बेसिकली पाकिस्तान के 1000 सैनिक अधिक मारे गए। और जहां तक टेरिटरी का सवाल है, इंडियन आर्मी ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी पर कब्जा किया, वहीं पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन टेरिटरी तकरीबन 550 स्क्वायर किलोमीटर की कब्जा ली। अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के 59 एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराए, वहीं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 73 एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया। अब नेवी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नेवी ने द्वारका के ऊपर हमला किया और इस हमले के अंदर नेवी का एक क्रूजर, एक 6 डिस्ट्रॉयर और आपके एक सबमरीन, इन शिप्स ने एक अटैक किया और द्वारका के अंदर जो रडार स्टेशन था उसको ध्वस्त किया, उसके ऊपर बमबारी करी। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय हमारे पास में कोई भी सबमरीन नहीं थी। पाकिस्तान नेवी में PNS गाजी सबमरीन थी, जैसा मैंने बताया, अमेरिका से इन्होंने लीज पे लिया था और इसका एक बहुत बड़ा आतंक था। इसके चलते इंडियन नेवी ने अपने शिप्स को सेफ वाटर्स में पीछे रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास ना तो उस समय सोनार्स थे। सोनार, जैसा कि आप जानते हैं, कि सबमरीन के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, तो हमारे पास में हमारी नेवी काफ़ी उस समय कमज़ोर थी। तो हम अपने शिप्स को बचाने के लिए PNS गाजी के मार के इलाके से दूर जाकर सुरक्षित इलाकों में डिप्लॉय हो गए। तो ये मैं कहूँगा कि अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान नेवी का पलड़ा काफ़ी भारी था बनस्बत इंडियन नेवी के। और जहाँ तक एयरफोर्स और लैंड फोर्सेस का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी और इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ी जीत भी हासिल करी। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है असल उत्तर की लड़ाई में। पाकिस्तान की 4th कैवलरी पाकिस्तान की बहुत पुरानी और बहुत ही डेकोरेटेड यूनिट थी, ब्रिटिश इंडिया की यूनिट, जो कि पाकिस्तान चली गई। ये अटैक में थी और इसको एम्बुश कर लिया इंडियन 8th कैवलरी ने। और एम्बुश किया तो इसके जितने भी क्रू थे और इनके कमांडिंग ऑफिसर समेत ये सब अपने टैंक्स छोड़कर और आपके शुगर केन फील्ड्स के अंदर जाके छुप गए। कोमिंग ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर इन सारे अधिकारियों ने, इनके जो आर्मी ऑफिसर्स थे और इनके जवान थे जो बच गए, जो मरे नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और इस लड़ाई में 32 रनिंग कंडीशन में टैंक्स जो है वो उठाए गए और पकड़े गए। तो इस लड़ाई के अंदर टोटल माना जाता है कि तकरीबन 100 के करीब टैंक्स जो थे वो कैप्चर हुए और इस इलाके को पैटर्न नगर का नाम दिया गया। तो ये बना था पैटर्न नगर। अब ये जितने भी हथियार पाकिस्तान के पास थे, ये कोल्ड वॉर के चलते रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए लिए गए थे, और लेकिन इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ हुआ। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता दूं कि जनरल अयूब खान ने जब रन ऑफ कच्छ के अंदर जो डेजर्ट हॉक, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक जो लॉन्च किया था, उसका एक मकसद ये भी था कि अगर हम पैटर्न टैंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका की तरफ से कोई आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। तो वो ऐसा नहीं हुआ, उससे उनके हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने ये लड़ाई को अंजाम दिया। तो यहाँ पर ना तो पाकिस्तानी लाहौर में ढंग से ब्रेकफास्ट कर पाए, जलंधर तो बहुत दूर, लाहौर के अंदर और सियालकोट के अंदर उनका लंच भी नहीं हो पाया और डिनर के भी लाले पड़ गए, और जबकि वो यहाँ पर आकर डिनर करना चाहते थे। लेकिन जब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता दूं कि हमारी इतनी अच्छी हालत नहीं थी, हमारी जो सैनिक थे, हमारी जो पलटनें थी, जो जज्बा था देश की रक्षा करने का, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसके चलते हमने ये जंग जीती। ना हमारे पास हथियार अच्छे थे, ना हमारे पास इक्विपमेंट अच्छा था। 62 की लड़ाई में बिल्कुल जंग से अभी निकले थे, अभी हम उसी से ही नहीं उबर पाए थे।
हमारे पास ऑफिसर्स की कमी थी, हमारे पास ट्रेन्ड सोल्जर्स की भी कमी थी, लेकिन जज्बा बहुत ज़बरदस्त था। वर्ल्ड वॉर 2 के हथियारों से हमने बहुत ही मॉडर्न आर्मी को हराया। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता दूं, जब ये खेमकरन सेक्टर के अंदर इनकी 5-6 आर्मर्ड रेजिमेंट्स का जब हमला हुआ इनके आर्मर्ड डिवीजन की तरफ से, तो दिल्ली के अंदर पैनिक हो गया था। और एक सोच ये भी थी कि पंजाब के डिफेंसिव, पंजाब से आर्मी को विड्रॉ करके और दिल्ली और हरियाणा के इस बॉर्डर के ऊपर लगाया जाए और अगली लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाए। यानी कि हम 5th बैटल ऑफ पानीपत की तैयारी में हम 5th बैटल ऑफ पानीपत की सोच में के बारे में भी सोचने लग गए थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक हमारे बहुत ही जबरदस्त जाबाज जनरल थे, जनरल हरबख्श सिंह जो कि वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे, और उनके जो एडीसी थे वो आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, और ये बहुत ही जाबाज व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि हम पंजाब को डिफेंड करेंगे, और उन्होंने ये लड़ाई बहुत बखूबी, बहुत शानदार तरीके से लड़ी। और उधर एयरफोर्स के अंदर अर्जन सिंह थे, जिन्होंने कमज़ोर पुराने विंटेज एयरक्राफ्ट के साथ में एक मॉडर्न फाइटर फ्लीट को और फाइटर एयरफोर्स को उन्होंने ना ही तबाह किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत जो है स्काइज के अंदर हासिल करी, एयर डोमिनेंस हासिल किया। यहाँ पे याद रहे कि पाकिस्तान के पास सेबर एयरक्राफ्ट भी थे और साथ के साथ F-104 फाइटर एयरक्राफ्ट भी थे। दे वर वेरी मॉडर्न एट दैट टाइम। और इंडिया के पास सब पुराने एयरक्राफ्ट थे। MiG-21 तब आना शुरू हुए थे, और तब इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 6 MiG-21 थे। मैं ये पूरी तरह नहीं कह सकता कि इन्होंने MiG-21 ने पूरे जोर के साथ में, पूरे कॉम्प्लीमेंट के साथ में ये 65 की जंग लड़ी या नहीं लड़ी, लेकिन बहरहाल नतीजा ये हुआ कि इंडिया इस जंग को जीत गया। तो ये था मेरा एक पॉडकास्ट। आपको ये कैसा लगा? आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगले पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।